सभी प्यारे साथियों को हमारा राधे राधे, नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, हम चर्चा करते हैं आपके हिंदी साहित्य के लिए अभी, और हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण तथ्य। और परीक्षा आने वाली है, परीक्षाओं के लिए हम लेकर आते हैं रामबाण क्लास, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आज की हम एक ऐसी बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए होगी ब्रह्मास्त्र, अर्थात एक ऐसी क्लास जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आपके अपने जो YouTube चैनल है प्रद्योत गुरुकुल, उससे जुड़ रहे हैं और लगातार आप उससे जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ रहे हैं। चलिए, तो आज हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे धूमिल की टॉप 15 पंक्तियां। धूमिल की बहुत सारी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उन परीक्षाओं में पूछी जाने वाली अति महत्वपूर्ण पंक्तियों में से 15 अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं में बेहद ज़्यादा पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं, उन पंक्तियों का संकलन हम लेकर आए। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये क्लास हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। जैसे टीजीटी, पीजीटी, DSSB, नेट, JRF, RPSC की परीक्षाएं हैं, MP की परीक्षाएं हैं, LT ग्रेड है, KBS है, NBS है, ठीक है। जो भी हैं, सारी हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए, तो आशा और विश्वास है कि आप इस क्लास से लाभ लेंगे। आने वाले समय में आप अपने नोट्स बना लीजिए, अपने यहाँ एक जगह नोट करते चलिए, ठीक है। जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उसका आप एक अच्छे से नोट्स बनाते चल रहे हैं। आप लोगों के फ़ोन से ऐसी हमें सूचना मिलती है, तो ये बहुत बढ़िया। चलो, शुरुआत करते हैं अब आज की इस बेहतरीन क्लास की। धूमिल की अति महत्वपूर्ण पंक्तियां। धूमिल की अति महत्वपूर्ण पंक्तियां, सही दिख रहा है? बिल्कुल सही। चलो, धूमिल की अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है। परीक्षाओं में ये बार बार पूछी गई है और हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, ठीक है। क्या है? कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठीक है। और किसने कही है? धूमिल ने, ठीक है। धूमिल ने क्या कहा है? कविता क्या है? भाषा में आदमी होने का तमीज। धूमिल कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने का तमीज है, मतलब भाषा में यदि आप आदमी हो तो कविता कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, ठीक है। कमीज, और ये तमीज लिखा है, और याद करने के लिए हमारे यहाँ कमीज कहते हैं, कमीज। धूल में कमीज गंदी हो गई, धूल में कमीज, कमीज का मतलब शर्ट, ठीक है। तो कमीज तमीज से मिलता जुलता शब्द है, आप याद रखेंगे। धूमिल हो गई, धूल में गंदी हो गई। अगली है, कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का एकालाप है, ठीक है। कोई बोराया हुआ आदमी है, बौखलाया हुआ आदमी है, वो एकालाप कर रहा है घेराव में, तो वो कविता है, ठीक है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का एकालाप है। किसने कहा? धूमिल ने। बौखलाए हुए आदमी का एकालाप कविता है। किसने कहा है? धूमिल ने। बहुत महत्वपूर्ण अगली पंक्ति है, अपने यहाँ संसद तेल की घानी है। अपने यहाँ संसद तेल की घानी है, ठीक है, जिसमें आधी सरसों और आधा पानी है। चलो, तो अपने यहाँ संसद तेल की घानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TGT PGT में कई बार पूछी गई है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछी गई है, ठीक है। संसद तेल की घानी है, ठीक है। अपने यहाँ संसद तेल की घानी है, ये किन की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है धूमिल की, ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण है, आप तैयार रखेंगे इसे। अगला है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है और न बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ठीक है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ठीक है, किस कविता से है? ये मोचीराम कविता से है और इसकी हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दी है। ठीक है, मोचीराम इनकी बहुत चर्चित कविता है मोचीराम, तो उसी कविता से ये है। पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछी जाएगी तो ये पटकथा से है, पटकथा। ठीक है, चलो, तो मोचीराम कविता में धूमिल कहते हैं कि मेरी निगाह में न कोई छोटा है और न बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ठीक है, जो मोची होता है, मोची के लिए क्या होता है? न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, उसके लिए तो एक जोड़ी जूता है। कोई भी आदमी हो उसे तो जूता का काम करना है। तो भाई मोची के लिए ये धूमिल की बहुत चर्चित पंक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। चलिए, इन पंक्तियों की आपको PDF चाहिए तो मिल जाएगी। आगे, हर लड़की गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। ठीक है, ये थोड़ी वैसी बात है, आजकल होते धूमिल तो हो सकता है धूमिल पर महिला आयोग केस कर देता कि ये क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो हर लड़की गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। इसका मतलब ये है कि मुख्यतः आशय ये है कि कविता 3 बार कोई सुन ले या 3 बार पाठ हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, विशेष महत्व। ठीक है, तो ऐसी तुलना की है, हालांकि शब्द ये ठीक नहीं है। चलो आगे, अगला है, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। सार्थक वक्तव्य का मतलब सही बात कहने वाला एक वक्तव्य, एक कथन, एक सही बात। कविता में कोई न कोई अच्छी बात होती है, शिक्षा देने वाली होती है। बहुत अच्छी पंक्ति है, राजनीतिज्ञों की आत्माएं बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं। ठीक है, राजनीतिज्ञों की आत्माएं बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये धूमिल कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी आत्माएं मरी पड़ी हैं, और आप देख ही रहे हो और हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। राजनीतिज्ञों की आत्माएं, जिनकी आत्माएं मरी होती हैं वही अधिकांश लोग राजनीति में जाते हैं। क्या कारण है? आज किसी पार्टी में, कल किसी और पार्टी में, परसों किसी और पार्टी में। तो ये राजनीतिज्ञ हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कह रहे हैं, परसों कुछ और कह रहे हैं, क्या कहा हुआ बदल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी आत्माएं कैसी हैं? बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं। काय की तरह? बिल्लियों की तरह। ठीक है, आगे है, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। ये भी कई बार आई है परीक्षाओं में ये पंक्ति। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े आदमी का बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। मतलब शब्दों की जहां अदालत हो और मुजरिम कटघरे में खड़ा हो और बेकसूर आदमी अपना हलफनामा जो व्यक्त करता है वही कविता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। चलो, ऐसे ही सभी साथी जुड़े रहिए, और बहुत कम साथी जुड़ते हैं। ठीक है, बहुत कीमती समय, महत्वपूर्ण समय, व्यस्तता में पे आपके लिए समय निकाल कर आते हैं, फिर भी आप कम जुड़ते हो तो मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं रहता। लेकिन हमें विश्वास ये है कि अभी आप देख रहे होंगे, पिछली परीक्षा हुई है RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर की, अभी 1-2 दिन पहले। तो उस परीक्षा में कथन कितने आए हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते। 50 से ज़्यादा कथन आए उसमें, और कथन कितने महत्वपूर्ण हैं, कितनी मेरिट को ऊंचा नीचा करेंगे आप अनुमान लगा सकते हो।
तो कथन वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। कथन हर कोई याद नहीं कर पाता, कथन के उत्तर सही नहीं कर पाते, कथन के लिए चाहिए ज़्यादा मेहनत और बहुत बड़ा साहित्य है, उसमें से चुनने होते हैं मोती, जो आप पढ़ो और वही आ जाए, यही सौभाग्य है, यही अच्छी बात है। तो कथनों पर विशेष ध्यान देना है भाई। योजनाएं चलती रही बंदूकों के कारखाने में, जूते बनते रहे। ठीक है, योजनाएं चलती रही बंदूकों के कारखाने में, जूते बनते रहे। किनकी बनती है? धूमिल की। चलिए अगला है, मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का एक सबसे बड़ा गोदाम है। ये भी यदि आज की बात होती तो हो सकता है बौद्ध धर्म वाले केस कर देते। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का एक सबसे बड़ा गोदाम है। बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। ठीक है, क्या? बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अब बारूद का मतलब यह है कि ऐसे विचारों का जो समाज में तूफान लाते हैं, बारूद की तरह। आगे, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? मतलब जो आज़ादी है वो 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक चक्र है, एक पहिया ढोता है, या कुछ और मतलब होता है आज़ादी का? आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी मिली तो हमें क्या मिला? आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मिला, इस पर व्यंग्य कर रहे हैं। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ये भी कई बार आया है। हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात कही है। अब उत्तर प्रदेश वाले इस पर आपत्ति जता सकते हैं कि भाई हम क्यों कायर हैं। हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को कायर बता रहे हैं साहब। ये पंक्तियाँ धूमिल की हैं, आप याद रखेंगे इन पंक्तियों को। चलो, अब उत्तर प्रदेश का हो गया, तो बिहार का भी नाम आने वाला है। चलिए, ये देखो क्या है, एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हुई हथेली का नाम बिहार है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी। एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरिया रही है जो हथेली, जो लोग भूखों मर रहे हैं, उस स्थान का नाम बिहार है, और जो भूख से हथेली तन गई है, युद्ध के लिए तैयार हैं, वो नक्सली हैं। आजकल छत्तीसगढ़ जो बन गया है, वो आजकल झारखंड और छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है, नक्सली एरिया उसके लिए कहा गया है। तो एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हुई हथेली का नाम बिहार है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। अगला, जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। ये भी कई बार परीक्षाओं में आई है पंक्ति। ठीक है, जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। जनतंत्र क्या है? एक तमाशा, और इसकी जान क्या है? मदारी की भाषा। बहुत महत्वपूर्ण। कचहरी एक ऐसी उपजाऊ जमीन है, उसमें अखुए फूट निकलेंगे। कचहरी एक ऐसी उपजाऊ जमीन है। ठीक है, ये व्यंग्यात्मक बातें हैं सब। कचहरी एक ऐसी उपजाऊ जमीन है, उसमें अखुए फूट निकलेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हुई। किनकी? धूमिल की। ठीक है, और इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, और YouTube चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें यदि आपको उपयोगी लगती है, तो आपकी परीक्षा में काम आए ऐसे तथ्य लेकर हम फिर से आते रहेंगे। जुड़े रहिए। राधे राधे।